जय हिंद दोस्तों। लास्ट जो हमने अपनी डायनेस्टी कंप्लीट की थी वो खलजी डायनेस्टी थी। आज हम तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे। खलजी डायनेस्टी की एक स्पेसिफाइड क्वालिटी ये थी कि वो सबसे छोटी डायनेस्टी है आउट ऑफ द 5 दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज़। तो उसने रूल किया था 1290 से 1320 तक, और इम्पॉर्टेंट जो सबसे रूलर उसमें रहा है वो रहा अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, टुडे वी विल गोइंग टू बी स्टार्ट विद तुगलक डायनेस्टी। सो तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो जो पहले रूलर यहाँ पे बने वो बने थे घियासुद्दीन तुगलक। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु अमंग्स द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जो तुगलक जो पहला रूलर बना था तुगलक डायनेस्टी का, ही वॉज वन ऑफ द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खलजी। सो हु वॉज इट? ही वॉज गाजी मलिक. Ghazi Malik was a commander of Alauddin. He was the founder and ruler of Tughlaq dynasty. His mother was a Hindu Jat lady and father was a Karauna Turk. So he was Turk and the slave of Balban. ठीक है, अब देखिए कैसे बन रहा है इसका जो स्टोरी क्रिएट कैसे हो रही है। अलाउद्दीन खलजी वॉज फ्रॉम खलजी डिनेस्टी, राइट। खलजी डिनेस्टी के अलाउद्दीन खलजी के कमांडर कौन थे? ये गाजी मलिक। गाजी मलिक की जो माता जी थी शी वॉज फ्रॉम जाट एरिया, मतलब जाट लेडी थी वो। और उनके जो फादर थे वो थे तुर्क, जो कि बलबन के स्लेव थे। ठीक है, बलबन मतलब द फर्स्ट डिनेस्टी, स्लेव डिनेस्टी. Ghiyasuddin Tughlaq was the chief commander of many major campaigns during the reign of Alauddin, and he was appointed the governor of Depalpur. He chased and defeated Mongols 29 times. ठीक, सो ही वॉज फेमस एज मलिक उल गाजी. तो उन्होंने क्योंकि मंगोल्स को इतनी बार खदेड़ा था तो उनका नाम पड़ गया मलिक उल गाजी. एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, असैसिनेटिंग खुसरो शाह. तो खुसरो शाह को मार के वो दिल्ली की गद्दी पे बैठे सितंबर 8 1320 को. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक. दैट्स वाई हिज डिसेंडेंट्स वर कॉल्ड तुगलक. तो उनका बेसिकली करानवा उनका कुछ जो भी सरनेम में रहा होगा, जो भी उनके डिसेंडेंट्स थे, बट ही वॉज कॉल्ड तुगलक. ही गॉट दिस नेम आफ्टर हैविंग मैनी एक्सपीडिशंस एंड मैनी विक्ट्रीज. सो देयरफॉर द उनके जो डिसेंडेंट्स आगे के रहे वो तुगलक बोले गए और ये डिनेस्टी तुगलक डिनेस्टी बोली गई. नेक्स्ट, गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डिनेस्टी? तो तुगलक डिनेस्टी. ड्यूरिंग द reign of which of the following sultan of Delhi Hindu gods and goddesses were worshipped in royal palaces? तो किसके कार्यकाल में या किसके रेन में सुल्तान मतलब कौन से सुल्तान के टाइम पर हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता था रॉयल पैलेसेस में? तो दिस वाज ओके, दिस वाज नसरुद्दीन खुसरो शाह. नसरुद्दीन खुसरो शाह. Khusro Khan became the Sultan of Delhi Sultanate after killing the last Khalji ruler, Mubarak Shah. One second. Khusro Shah. He is Khusro Shah. It was here. इसको मार के तुगलक बना था. ये क्या बोल रहे हैं? They are saying that Khusro Khan became the Sultan of Delhi after killing the last Khalji ruler, Mubarak Shah. एंड ही वॉज अ हिंदू कन्वर्ट एंड रिमेन सुल्तान फॉर 2 months ओनली. ओके, तो देखिए मुबारक शाह, इनके बाद शायद मुबारक शाह बने थे अलाउद्दीन के बाद, और मुबारक शाह को मारने के बाद गद्दी पे बैठ गया था खुसरो खान, जो कि 2 महीने के लिए ही रूलर रहा था और वो हिंदू कन्वर्ट था. तो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस उसके रॉयल पैलेसेस में भी वर्शिप होते थे. ओके, this is an important question, although it has not been repeated multiple times and it came in 2021 ROARO. So this could be important. Please remember that because पर्टिकुलरली क्या होता है, इनका रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट कुछ भी चीज़ इनके टाइम पे अगर ऐसी हो गई अटपटी सी, तो फॉर दैट दे आर बीइंग रिमेंबर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो खुसरो शाह कौन था? खुसरो शाह बना था इसको मुबारक शाह. ओके, मुबारक शाह. लेट्स ब्रेक द क्रोनोलॉजी. मुबारक शाह को मार के बन गया खुसरो शाह, खुसरो शाह को मार के बन गया गाजी मलिक. तो यहाँ से शुरू होगी तुगलक डिनेस्टी. ठीक है, और खुसरो शाह बिकॉज ही वॉज अ हिंदू कन्वर्ट, सो
उसके पैलेसेस में हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी होती थी. नेक्स्ट, द सुल्तान ऑफ विच डिनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. तो लॉन्गेस्ट पीरियड तक तुगलक ने रूल किया. सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड खलजी ने और लॉन्गेस्ट पीरियड तुगलक ने. सुल्तान्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1290. सबसे पहले स्लेव जो हमने पढ़ा वो 1206 से 1290. उसके बाद 1290 से 1230. देन रूलर ऑफ लोधी डिनेस्टी 1451 टू 1526, ये बाद में आएंगे. और तुगलक डिनेस्टी ने रूल किया 1320 से 1412 तक. ठीक है. सो दस तुगलक डिनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. The most learned ruler of Delhi Sultanate, who was well versed in various branches of learning, including astronomy, mathematics and medicine, was. तो सबसे learned ruler कौन था इनका? सबसे learned ruler था मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है, MBT, Muhammad bin Tughlaq. He ruled from 1325 to 1351. So first ruler तो हो गया गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक. एंड इसके बाद बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन इन डिफरेंट फील्ड्स. एंड इनफैक्ट ही वॉज द मोस्ट लर्नड पर्सन अमंग ऑल द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. कोई भी जो डिनेस्टी रही है उनमें से सब में से सबसे ज़्यादा जो लर्नड पर्सन रहा है वो यही रहा है. ही वॉज वेल वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस एंड अदर जनर्स एज वेल. विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिपार्टमेंट, आमिर कोही. So this was started by Muhammad bin Tughlaq, Amir Kohi. He established a new department, दीवान ए आमिर कोही. इसको क्या बोलते थे? दीवान कोही भी बोलते थे. और ये था किस लिए? कोही क्या है? This was for एग्रीकल्चर. तो घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. आमिर कोही जो था वो किसने बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने. और ये किस लिए था? दिस वॉज फॉर एग्रीकल्चर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. A land of 60 square miles was selected for that purpose. The agrarian reforms had taken place on land and various crops were cultivated with alteration according to the crop rotation. ठीक है. तो ये किस लिए था? डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर के लिए था. एक्सपेरिमेंट्स होते थे, कुछ कुछ लैंड का पार्ट लेके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे. मिक्स पैटर्न में क्रॉपिंग पैटर्न देखे जाते थे. वो लैंड के लिए क्या सूटेबल रहेगा क्या नहीं रहेगा वो देखा जाता था. तो ये डिपार्टमेंट जो शुरू किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था. दीवाने को ही और दीवाने आमिर को ही. और ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एस्टेब्लिश दीवाने आमिर को ही डिपार्टमेंट? सो अगेन इट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक. द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने आमिर को ही डेल्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? इट डेल्ट विद एग्रीकल्चर. Which Sultan of Delhi had established a separate agriculture department and had planned the rotation of crops? Again देखिए एक ही क्वेश्चन का डेटा हमें 3 डेटा मिले हैं. दीवाने आमिर को ही किसके टाइम पे था? किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उन्होंने बनवाया था ये डिपार्टमेंट. और ये क्या करता था? ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था. तो इस चीज़ और उसमें क्या था? खासकर रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की बात इन्होंने की है. तो ये 3 या 4 आपको डेटा मिल गए हैं. इससे ही 5-6 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं. देखिए और भी हैं. दीवाने को ही इज़ एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक है ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू. ओके नाउ अभी तक क्या चल रहा था? दिल्ली चल रही थी. सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने लाहौर से किया था. ऑल्दो उसने दिल्ली अपनी कैपिटल बनाई थी बट वो आ नहीं पाया था कभी, बिकॉज कंटिन्यूसली वहाँ से क्या हो रहा था? अटैक्स हो रहे थे. तो वो लाहौर में रह के उसको कर्व करने की कोशिश कर रहा था. दिल्ली दूर पड़ जाता. उसके बाद नेक्स्ट इल्तुतमिश आता है, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है. वहाँ से चल रही है आपकी स्लेव डिनेस्टी कंप्लीट हुई. फिर आपकी खलजी डिनेस्टी कंप्लीट हुई. और खलजी डिनेस्टी के बाद सेकंड रूलर इसमें आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक डिनेस्टी के. और ये ट्रांसफ़र करेंगे दिल्ली से कहाँ? दौलताबाद. ठीक है. मोहम्मद बिन तुगलक हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दैट वाज देवगिरी. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ये भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे किया था. बहुत सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए इस एक्सपेरिमेंट के लिए. बर्नी के हिसाब से देवगिरी जो था वो उनके पूरे एम्पायर का सेंटर था. एंड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता जो लोग थे दिल्ली के, दे यूज्ड टू राइट अनडिफरेंशियल लेटर्स टू सुल्तान. टू पनिश देम ही डिसाइडेड टू मेक देवगिरी हिज कैपिटल. ठीक है. तो वहाँ के लोग भी इनके लिए कुछ कुछ लेटर्स में लिखते थे, तो उनको पनिश करने के लिए इन्होंने देवगिरी को अपना कैपिटल बनाया. देन मोहम्मद तुगलक वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने इस्टेब्लिश करना चाहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल यूनिटी.
तो ये भी चाहता था, एक ये भी रीज़न था इसका कि जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की जो कल्चरल यूनिटी है उसको मतलब इस्टेब्लिश कर पाए. एंड प्रोबेबली दिस वाज आल्सो द मेन रीज़न बिहाइंड मेकिंग देवगिरी हिज कैपिटल. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.K. निज़ामी, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी हैड चेंज द नेम ऑफ देवगिरी टू कुतुबाबाद. ओके, तो ये निज़ामी जी बोल रहे हैं कि मुबारक खलजी ने, इनिशियल डायनेस्टी जो थी, उसने देवगिरी का नाम बदल के कुतुबाबाद रखा था, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दौलताबाद कर दिया. ठीक. देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी बोलते हैं. तो इतने नाम चेंज हुए देवगिरी के. देवगिरी का पहले कुतुबाबाद रखा गया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दौलताबाद रखा और अपनी राजधानी जो थी, कैपिटल को शिफ्ट किया टू फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट मोहम्मद. देखिए यहाँ से आपको 3 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं आपके, कभी कभी मेन स्पेसिफिक भी हो जाते हैं. अगर मेन्स में पूछा जाए कि कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड बाय व्हाट वर द रीजंस. सो देयर वर 3 रीजंस मेनली फैक्टर्स उन्होंने बताए. एक तो ये बताया कि सेंटर था उनके एम्पायर का, दूसरा था कि इंडिफरेंशियल लेटर्स लिखे जा रहे थे, तो एज अ मेथड ऑफ पनिशमेंट ऑल्सो उन्होंने चेंज किया. एंड थर्ड वॉज बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल यूनिटी चाहते थे नॉर्थ और साउथ इंडिया में, और उसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए किया. ठीक है. तो ये पॉइंट्स आपको डिफ्रेंशिएट करके भी अपने दिमाग में रखने हैं कि क्यों किया गया होगा. The transfer of capital from Delhi to Daulatabad was ordered by, so it was ordered by Muhammad bin Tughlaq. For the first time, the token currency was introduced in India by. पहली बार टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किसने की थी इंडिया में? तो पहली बार इंट्रोड्यूस की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने. मोहम्मद बिन तुगलक लॉन्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग द पीरियड एंड ऑल्सो डिसाइडेड देयर रीजनेबल प्राइजेस. ठीक है. जैसे अभी चलता है ना 1 का सिक्का, तो उसकी प्राइस क्या है? 1 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो, 2, 5. तो ये जो कॉइन्स चल रही हैं 10, 20 तक आ गई हैं अब तो ये जो कॉइन्स चल रहे हैं ये आप उनकी करेंसी डिसाइड कर दी गई कि 20 का कॉइन है तो 20 की चीज़. ऐसे ही उस टाइम पे उन्होंने किया था, उन्होंने रीजनेबल प्राइजेस उसके डिसाइड किए. बट सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी वॉज ए स्पेशलिटी. लेकिन टोकन करेंसी जो था दैट वॉज ए स्पेशलिटी. अकॉर्डिंग टू बर्नी, ड्यू टू लैक ऑफ सिल्वर इन द ट्रेजरी एंड पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू लॉन्च द टोकन करेंसी. तो क्यों उसको करना पड़ा? दिमाग लगाया उसने. ही वॉज ए लर्नड पर्सन ऑल्सो, कि उसके ट्रेजरी में सिल्वर की कमी हो गई थी, एंड अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इसको टोकन करेंसी लॉन्च करनी पड़ी. वो लॉन्च हुई थी ईरान में ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ खैरवाद खान. दो द एक्सपेरिमेंट वॉज अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल रहा. द टोकन करेंसी वॉज सक्सेसफुली लॉन्च ड्यूरिंग चाइना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुबलई खान. तो यहाँ तो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन बाद में चाइना वगैरह में ही सक्सेसफुल रहा. इनोवेटिव मोहम्मद बिन तुगलक वॉज इंस्पायर्ड बाय देम. द मॉडर्न हिस्टोरियन ऑल्सो नोट दैट देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वहाँ पे सीवियर शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में. इसी वजह से टोकन करेंसी लॉन्च करनी पड़ी. ठीक है. तो टोकन करेंसी लॉन्च करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था? कि सिल्वर जो था वो ट्रेजरी में कम हो गया था. वो ट्रेजरी में कम हुआ तो उन्होंने दूसरे रास्ते खोजे. वहाँ से पता चला कि ईरान में भी टोकन करेंसी चलती थी, सक्सेसफुल थी. चाइना में भी सक्सेसफुल रही, ऑल्दो हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं रही, बट ही मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इनिशिएटिंग द टोकन करेंसी. नेक्स्ट, who among the following was the first sultan to introduce the token currency? Again मोहम्मद बिन तुगलक. रीज़न असर्शन बताना है आपको. असर्शन है मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन जिसको दीनार बोला गया था बाय इब्न बतूता. मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़. तो इसका आंसर ए है, सॉरी सी है. ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स. ये तो सही है कि इन्होंने गोल्ड कॉइन में एक इशू किया था, इसको दिनार बोला गया था, लेकिन दूसरा सही नहीं है. मोहम्मद बिन तुगलक इशूड द न्यू गोल्ड कॉइन्स विच वॉज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता. ही इशू द टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स. तो उसने जो टोकन करेंसी बनाई तो थी, जो ये जो प्रोसेस लिखी हुई वो सही है, लेकिन गोल्ड कॉइन्स में नहीं थी. ठीक है. वो कॉपर कॉइन्स में थी. टू प्रमोट हिज मिलिट्री पावर, नॉट फॉर ट्रेड विद द वेस्ट एशिया एंड द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ इन टोकन करेंसी ऑफ गोल्ड. ठीक. तो उसने ये जो किया था, ये अपनी देखो पहली चीज़ इसमें दो चीज़ गलत लिखी. एक तो उसने टोकन करेंसी शुरू की, बट दिस वाज इन कॉपर. दूसरा, ट्रेड के लिए नहीं किया था, मिलिट्री के लिए किया था. ठीक है. मिलिट्री पावर के लिए किया था.
Next, assertion reason. The scheme of token currency of Muhammad Tughlaq proved unsuccessful because reason क्या है इसका, मोहम्मद तुगलक did not have the proper control over the currency issue. तो ये दोनों सही हैं, although he started it because बहुत सारी जो ट्रेजरी में इसकी सिल्वर की कमी भी हो गई थी, इसलिए इसने कॉपर में निकाली थी, लेकिन इसका कंट्रोल नहीं था. बर्नी डिस्क्राइब्स द 5 मेन स्कीम्स ऑफ मोहम्मद तुगलक. 5 मेन स्कीम्स तुगलक की जो लोगों को लगा कि नहीं श्राप हैं, ऑल्दो उस टाइम पे था या नहीं था वो तो पता चलेगा, बट 5 जो स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की. इंक्रीज इन द टैक्स इन दोआब रीजन. देवगिरी को इसने अपना कैपिटल बनाया, दौलताबाद को. देन इशूइंग द टोकन करेंसी. Then attack on Khorasan and failed Karachil expedition. Main reason behind the failure of token currency was that the state had no control over the mining of minting of coins. The value of the token currency was equivalent to the silver value currency. As a result, many fraud mints were also formed. ठीक है, तो अभी नकली रुपए नहीं चलते हैं, उस टाइम पे भी चल रहे थे. द लगान बिगैन टू पे पेड बाय द फॉर्ज्ड कॉइन्स. और उससे हुआ क्या कि जो लगान वगैरह जो दिए जाने लगे वो नकली सिक्कों से, फर्स्ट कॉइन से देने लगे लोग. तो मिंटिंग बहुत सारी शुरू हो गई थी. ठीक है, इजी एक्सेसिबल थी, तो इस वजह से नकली सिक्के जो थे वो मार्केट में आ चुके थे. इब्न बतूता द मूरिश ट्रैवलर visited India during the reign of, so he visited India during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Ibn Battuta 1333 to 47 was an African traveler of Morocco origin. He came to India in the period of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq appointed him as Qazi of Delhi. Later in 1342 AD, he was sent to China as an ambassador of Sultan. Ibn Battuta had mentioned about his journey in his book Kitab al-Rihla. ठीक है. Next is medieval traveler and writer Ibn Battuta belonged to Morocco. Ibn Battuta visited during the reign of MBT. Who of the following has given a detailed description of the postal system obtaining during the Sultanate period? तो पोस्टल सिस्टम के बारे में पूरी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो किसकी बुक से मिलती है? वो मिलती है इब्न बतूता से. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉनिकल जर्नी ऑफ इब्न बतूता. ही वाज द रेजिडेंट ऑफ तंजीर रीजन ऑफ मोरक्को एंड केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद तुगलक. किताब उल रहला इज हिज फेमस बुक. Who was the first Sultan of Delhi to participate in the public celebration of Holi? So he was Muhammad bin Tughlaq. He participated in the public celebration of Holi, and he was the first doing so. So Muhammad bin Tughlaq was the first among all sultans of Delhi who participated in public celebrations of Hindus, especially Holi. He also appointed non-Turks and Indian Muslims at higher posts and higher post of government, due to which Burney harshly criticized him and called him gardener, barber or cook. Okay, so what this MBT done? MBT पहला सुल्तान था जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि he might be of a secular nature or something, क्योंकि वो पहला सुल्तान था जिसने public celebrations को मैं पार्टिसिपेट किया. बिकॉज when they came to India, this country was a land of हिंदूज़. तो यहाँ पे जो सेलिब्रेशंस होते थे या कुछ भी जो फेस्टिवल्स हैं, दे वर हिंदू फेस्टिवल्स और मे बी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो लोग मान रहे थे, ऑल्दो उनका नंबर उस टाइम पे कम था, तो वो होते थे. तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु पार्टिसिपेटेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज जनता बेसिकली. ठीक है, हिज पीपल. एंड ऑल्सो इसने क्या किया कि नॉन टर्क्स को और इंडियन जो मुस्लिम्स थे उनको उसने अपने गवर्नमेंट में हायर पोस्ट पे रखा. तो इन सब चीज़ों की वजह से बर्नी क्रिटिसाइज हिम. बर्नी सेज ही इज़ अ गार्डनर, ये सबको कर रहा है, बार्बर है, कुक है, एट्सेट्रा. ठीक है. सो ऑन द डेथ ऑफ विच मुस्लिम रूलर हैज हिस्टोरियन सेड द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग. तो देखिए, जो ज़्यादा लर्नेड होता है वो लोगों के बारे में सोचता है, फिर वो करता है तो वो दूसरों के साथ मैच नहीं कर पाता, बिकॉज बाकी लोग उतने लर्नेड नहीं होते.
ठीक है. सो वॉट ही हैड डन, ही ट्राई टू मेक सम गुड डिसीजंस. उसमें से कुछ ख़राब भी हुए डिसीजंस, कुछ अच्छे भी हुए. तो जो अच्छे हुए वो उसके साथ के लोगों को अच्छे नहीं लगे, और जो बुरे हुए वो नॉर्मल जनता को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ उनको लगा. सो हिज इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग, ऑल्दो दे डिड नॉट प्रूव वेल एट दैट टाइम. सो कौन था ये था एमबीटी, कि जिसके डेथ के बाद लोग उससे फ्री हो गए, और वो लोगों से. ठीक है. सो व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक वाज इन दौलताबाद, अ रिवोल्ट took place in Gujarat and led by Tagi. Sultan dashed to Gujarat to quell the revolt. Tagi was defeated and fled to Sindh. After restoring peace in Gujarat, Sultan moved to Sindh to kill Tagi. Sultan fell sick on the way and died on 20 March 1351. So he died because of his illness. And on his death, Badauni wrote, "The king was freed from his people and they from the king." नेक्स्ट अगेन द सेम क्वेश्चन कि ये किसके लिए लिखा गया. सो इट वॉज रिटन फॉर एमबीटी. एंड हु मेड द स्टेटमेंट? बदायूनी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? सो ही वॉज फिरोज शाह तुगलक. नाउ कम्स टू द पिक्चर एफएसटी. एमबीटी हो गया, अब एफएसटी आएंगे. Firoz Shah Tughlaq started some welfare programs for common people. He tried to solve the problem of unemployment by opening an office for appointment, and also appointed many qualified people by their qualification of merits. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट देना जो शुरू किया, वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बना के शुरू किया गया. किसने किया? एफएसटी ने किया. Who among the following sultans of Delhi established an employment exchange to help the unemployed? So this was Firoz Shah Tughlaq. Sultans of Delhi who were very concerned about the charity and alms and established a department called Diwan-e-Khairat for it. तो दीवान-ए-खैरात किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक ने शुरू किया था. फिरोज तुगलक यूज्ड टू डोनेट स्टेट एंड प्रॉपर्टी टू सेंट्स एंड रिलीजियस पीपल. तो वो डोनेट करते थे. ही एस्टेब्लिश्ड दीवान-ए-खैरात to provide financial help to poor Muslims, orphans, widows, women, and also arranged marriages of poor Muslim girls. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने खैरात देना शुरू किया. खैरात अभी हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन में लेके जाते हैं जब हम बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि भाई खैरात नहीं चाहिए. खैरात एक्चुअली एक तरीके की हेल्प थी उस टाइम पे जो उन्होंने शुरू की थी. तो इसके लिए उन्होंने दीवान खैरात एक डिपार्टमेंट भी बनाया था जो फाइनेंशियल पुअर मुस्लिम्स थे उनके लिए था. ऑर्फन्स थे, बच्चे हैं, विडोज़ हैं, एंड जो अरेंज्ड मैरिजेस की जा रही हैं मुस्लिम्स में, उनमें भी इन्होंने मदद करने की कोशिश की थी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट. तो सबसे ज़्यादा स्लेव रखने वाले भी फिरोज शाह तुगलक थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स. मज़ा आता था इनको स्लेव्स रखने में. द नंबर ऑफ स्लेव्स रीच्ड अप टू 1,80,000. कैन यू इमेजिन? ही एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान बंदगान. किस लिए? क्योंकि इतने स्लेव्स हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, तो उसके लिए उन्होंने दीवान बंदगान बनाया. ही केप्ट फुल अटेंशन अबाउट देयर एजुकेशन. उनकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया. और हर स्लेव को 10 से लेके 100 टंका तक पे किया जाता था. और कभी कभी दे ऑल्सो गॉट स्टेट्स, और कभी कभी उनको पूरी स्टेट्स भी दी गई. दिस हॉबी ऑफ फिरोज प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू द स्टेट. अब ये तो हॉबी थी फिरोज की, लेकिन इसकी वजह से स्टेट के फाइनेंसेस और स्टेट के जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उस पर फ़र्क पड़ा था. विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया रूलर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? खलजी फर्स्ट स्टेप अप. Alauddin Khalji first set up a separate Ariz department. Balban introduced the branding system of horses of his military. MBT was succeeded by his uncle to the military. FST set up a separate department of slaves. So this is correct. Balban ने एक दीवाने अर्ज आर्मी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, जो कि ये हो जाएगा. एंड to look after a large standing army with a view of potential Mongol threats. He made Imad ul Mulk his commander, who was very honest and hardworking. Balban freed him from financial control of Wazir to ensure him financial autonomy. The credit of good arrangement of Balban's army goes to Imad ul Mulk. जो ब्रांडिंग थी हॉर्सेस की वो इंट्रोड्यूस की थी अलाउद्दीन ने. फिरोज शाह तुगलक के कज़न ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक, द कज़न ब्रदर ऑफ एमबीटी, वो बैठे थे, ना कि उनके अंकल ने सक्सीड किया था.
after him, and Firoz Shah Tughlaq had established a separate department, Diwan Bandgan, for slaves because he was very fond of slaves. Public Works Department was primarily established by, so this was also established by Firoz Shah Tughlaq. Employment पे इनका बहुत खासा ध्यान था, काम पे, ठीक है. So this Public Works Department was established by PWD Firoz Shah Tughlaq. PWD was primarily established by Firoz Shah Tughlaq during the Sultanate period. It is said that he established 300 new cities, and Fatehabad, Hisar, Firozpur, Jaunpur, Firozabad are some of the main cities established by him. According to the Farishta, Firoz had also constructed 40 mosques, 30 schools, 20 palaces, 100 inns, 200 hospitals, 5 tombs, 100 public bathrooms, 10 pillars, and 150 bridges. So he was a par excellence, architecture पे ध्यान दिया उसने. He had converted the name Ikdala to Azadpur and Pandua to Firozabad during his Bengal campaign. Malik Ghazni Shehna was the main architect in his empire. The policy of each building as per its expected expenditure was put in front of Diwan Wazarat. Only then the fund could be allowed on it. ठीक है, तो कोई भी पॉलिसी है तो उसके लिए पहले, जैसे अभी हम देखते हैं कि उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है, विदाउट वोट ऑफ पार्लियामेंट चीज़ें आगे नहीं बढ़ती. तो उसी तरीके से दीवान वजारत के पहले उनको पूरा प्लान अपना रखना होता था, उसके बाद ही उनके लिए सेंक्शन होता था फंड. द सुल्तान ऑफ दिल्ली, हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया, ये किसने किया? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने किया है. ही वॉज अ par excellence architecture. So the reign of Firoz Shah is famous for building the biggest network of canals for the irrigation purpose. Satluj to Ghaggar, Yamuna to Hisar, then Sirmaur to Hansi या हांसी, क्या पढ़ेंगे इसको, घग्गर टू फिरोज़ाबाद, यमुना टू फिरोज़ाबाद. इसके अलावा ही ऑल्सो एनविसेज्ड 150 वेल्स फॉर इरिगेशन एंड betterment of passengers. According to Farishta, Firoz built 50 dams and 30 lakes at different places. ठीक है, तो फरिश्ता के हिसाब से फ़िरोज़ ने 50 डैम और 30 लेक बनवाए थे अलग अलग जगह पर. एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इम्पोज्ड हक ए शर्ब. तो ये पहला सुल्तान था जिसने हक ए शर्ब टैक्स लगाया ऑन इरीगेशन. ठीक है, अभी तक इरीगेशन पे नहीं था, सो ही इम्पोज दिस टैक्स हक ए शर्ब ऑन इरीगेशन. दोज फार्मर्स हु यूज टू इरीगेट देयर फील्ड्स फ्रॉम द वाटर ऑफ रॉयल कैनाल, उनको 1/10 पार्ट अपना प्रोड्यूस का गवर्नमेंट को देना होता था. ठीक, तो अगर किसी को फार्मर को ये चाहिए कि वो यहाँ का पानी यूज़ करे जो रॉयल जो कैनाल्स बनी है वहाँ से, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोड्यूस का 1/10 जो है वो देगा गवर्नमेंट को. विच दिल्ली सुल्तान बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? फिरोज शाह तुगलक. विद रेफरेंस टू digging the canal for enriching canal for enriching agriculture, who among the following is given the credit of being the first ruler of 14th century? Okay, so कौन था ये? घियासुद्दीन तुगलक. विद रेफरेंस टू डिगिंग कैनाल्स फॉर एनरिचिंग एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो कैनाल्स डिग किए गए थे, इनमें से कौन सा राजा है हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी? तो ही वॉज घियासुद्दीन तुगलक. घियासुद्दीन तुगलक कौन है? जिससे पहले हमने देखा गाजी मलिक. ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डिनेस्टी एंड ही टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स. तो फार्मर्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उसने बहुत स्टेप्स लिए थे. एंड द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो था वो फिक्स था 1/3 पे. ऑल्सो ही बिल्ड कैनाल्स फॉर इरीगेशन. नेटवर्क ऑल्दो सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है? फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में बन रहा है. Who was the first Sultan of Delhi to have levied haq sharb or irrigation tax? So it was Firoz Shah Tughlaq. Which Sultan of Delhi had levied jizya on Brahmins? So it was Firoz Shah Tughlaq. इन्होंने जजिया लगाया था ब्राह्मण्स के ऊपर. Next, Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. He took a number of steps to improve the standard of farmers, and he restored
the rights of khoots and muqaddams. The rate of land revenue was fixed at one third. He built canals for irrigation. Okay, this is a different question. This is a different explanation, I guess. And this is a question of 2011. ये पूछ रहे हैं कि जजिया पहली बार किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था. Which one of the following sultans of Delhi introduced the measures for improving the quality of fruits? तो फ्रूट्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या है? वे इंट्रोड्यूस द मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द फूड. ओके, तो ही वॉज फिरोज शाह तुगलक. Due to his interest in horticulture, Firoz planted 1200 new orchards near Delhi and restored 13 old gardens of Alauddin. And he also took measures to improve the quality of fruits in his orchard. Next, who brought two Ashoka pillar to Delhi from Topra and Meerut? तो टोपरा और मेरठ से अशोक पिलर को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज तुगलक लेके आया था. द स्पेशलिटी ऑफ फिरोज तुगलक वाज दैट ही फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग एंड reconstructing the buildings of his predecessors. So he paid more attention to constructing those buildings. He brought two pillars of Ashoka from Meerut and Topra, जो अभी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, टू डेली, एंड री-एस्टेब्लिश द पिलर ऑफ टोपरा इन अ पैलेस नियर द मॉस्क ऑफ फिरोजाबाद. द पिलर ऑफ मेरठ वॉज री-एस्टेब्लिश्ड एट बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली. ओके, तो जो दो पिलर्स लेके आया था वो एक मेरठ से और एक टोपरा, जो कि अभी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, दिल्ली, एंड इनको री-एस्टेब्लिश किया. जो टोपरा वाला था उसको उसने री-एस्टेब्लिश किया नियर द मॉस्क ऑफ फिरोज़ाबाद, और जो मेरठ वाला था उसको वो लेके आया, और जो बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल है दिल्ली का उसके पास उसने नियर माउंट खस के शिखर इसको इस्टेब्लिश किया. ठीक है, तो इफ़ यू हैव बीन इन दिल्ली और आपने हिंदूराव देखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. नॉट एट द हॉस्पिटल इटसेल्फ, थोड़ा सा उसके प्रेमाइसेस में. Which Sultan of Delhi brought Ashoka's pillar to which Sultan of Delhi brought Ashoka's pillar to Delhi? He was Firoz Shah Tughlaq. Next is, which Sultan of Delhi established a translation department to help both communities to understand each other ideas better? He was Firoz Shah Tughlaq. ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट शुरू किया. स्लेव्स के फ़ॉन्ट थे, दीवान ने बंदगान शुरू किया. ठीक है, केनाल सबसे ज़्यादा खुदवाई, पिलर लेके आ गए. इसके बाद इन्होंने क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की. तो ये सारी चीज़ें. सुल्तान ऑफ दिल्ली तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एस्टेब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस सो दैट बोथ द कम्युनिटीज़ हिंदूज एंड मुस्लिम्स could better exchange the ideas. He translated some Sanskrit text into Persian language also. Okay. The first Indian ruler to organize Hajj pilgrimage from the state exchequer. तो स्टेट एक्सचेकर से हज की पिलग्रिमेज को पैसा देने के लिए कौन शुरू किया था? ही वॉज फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, फिरोज तुगलक वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज द हज. And from the state exchequer, he completed many welfare works such as he opened employment office and an orphanage also, जिसको दीवाने खैरात भी बोला था. He also opened a charitable hospital जिसको दीवाने शफा दारुल शफा भी बोला था. And okay, दारुल शफा, and also placed qualified hakims, और उसमें qualified hakims को भी इसने रखा था. what was दारुल शफा? दारुल शफा क्या था? तो शफा मतलब होता है कि किसी की सेवा करना, हॉस्पिटल. तो ये एक फ्री हॉस्पिटल था. ठीक है. देन हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? लास्ट रूलर कौन था? नसरुद्दीन महमूद था. नसरुद्दीन महमूद वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. इनके टाइम पर ख्वाजा जहान फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जौनपुर. ठीक है. नुसरत शाह, अनदर सन ऑफ फिरोज शाह, हैड चैलेंज नसरुद्दीन. Okay, and Nusrat Shah, another son of Firoz Shah, had challenged Nasruddin. As a result, Tughlaq dynasty was divided into two parts. Both the rulers ruled over the Delhi at some time. Same time. Okay. ये बोल रहे हैं कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के. इनके टाइम पर ख्वाजा जहान ने तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बसा दिया था जौनपुर का. नुसरत शाह जो उनका दूसरा बेटा था उसने चैलेंज किया नसरुद्दीन को ही, एंड इसी वजह से तुगलक डायनेस्टी जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है.
दोनों ही रूलर्स रूल कर रहे थे ओवर द दिल्ली एट द सेम टाइम. नसरुद्दीन वॉज इन दिल्ली एंड नुसरत शाह वॉज इन फिरोजाबाद. The great Mongol commander Temur attacked on India in the reign of Nasruddin Muhammad. Now this becomes a very important fact. तैमूर का जो इन्वेजन हुआ वो किसके पीरियड में हुआ? वो हुआ नसरुद्दीन के पीरियड में. स्टेटमेंट द डोमिनियन ऑफ शहनशाह लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट गूंजा था, द डोमिनियन ऑफ शहनशाह लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ये गूंजा इन द रेन ऑफ नसरुद्दीन लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम वॉज अनदर फेमस सेइंग ऑफ दिस रूलर. ठीक है, तो डोमिनियन ऑफ शहनशाह लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम, ये एक अलग सेइंग भी थी, इन्हीं के लिए बोली गई थी. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि जो दिल्ली का जो मंगोल कमांडर था तैमूर, उसने अटैक किया था दिल्ली पे नसरुद्दीन शाह महमूद के पीरियड में. इन हुज रेन डिड तैमूर इन्वेडेड इंडिया? सो अभी हमने देखा नसरुद्दीन मोहम्मद. ठीक है, तैमूर himself mentioned the purpose of invasion of India. Taimur's objective of attacking India was to fight and destroy the Kafirs and plunder wealth. तो उसने खुद ही अपने लिखा हुआ है कि why he attacked India. It was to fight and destroy the Kafirs and plunder the wealth. जनवरी 1399 में तैमूर वापस गया, रिटर्न विजिटिंग फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा एंड जम्मू. बिफोर लीविंग इंडिया ही अपॉइंटेड खिज्र खां एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान. तो जाने से पहले उसने खिज्र खां को गवर्नर बनाया मुल्तान का. इन विच ईयर डिड तैमूरलंग अटैक्ड इंडिया? सो इट वॉज 1398. देन Which one of the following dynasties ruled over India after the invasion of Taimur? अब तैमूर आ गए, उसके बाद लास्ट रूलर था नसरुद्दीन शाह, और उसके बाद जो रूल किया वो सैयद डायनेस्टी ने रूल किया. द इन्वेजन ऑफ तैमूर 1398 डिस्ट्रॉयड द बोथ दिल्ली सल्तनत एज वेल एज द तुगलक डायनेस्टी, एंड Tughlaq dynasty came to an end with the death of Nasruddin Mahmud in 1412. After that, Daulat Khan became the new Sultan of Delhi in 1413. However, Khijr Khan defeated Daulat Khan, and who was the governor of Lahore, appointed by Taimur, and he founded Sayyid dynasty. ठीक है, तो खिज्र खान ने क्या किया, इन सबको हरा दिया, और इसने, और ये कौन था, ये गवर्नर था मंगोल का, तो इसने नई डायनेस्टी शुरू की, दिस सैयद डायनेस्टी इन 1414 AD. इसीलिए जो पीरियड बताते हैं वो आपका 1320 से 1412 और 1414 दोनों ही, तो याद रखिएगा, क्योंकि 1412 में डेथ हुई थी नसरुद्दीन महमूद की. उसके बाद बैठ गया था दौलत खान, गद्दी पे बैठ गया था. दौलत खान को फिर हराया खिज्र खान ने, और फिर उसने खुद गद्दी ली, और फिर एक सैयद डायनेस्टी की नींव डाली. तो ये करते करते 1414 वॉज द ईयर. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह. ठीक है, तो रुकनुद्दीन तो थे 1236. ओके, मुबारक खान वॉज 1316 to 1320. देन फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388, एंड आलम शाह वॉज 1445 to 1451. ठीक है, सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाएंगे तो 1 2 3 4 ये पहले रुकनुद्दीन आ रहे हैं, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज शाह, और फिर आपके आलम शाह. ये चारों आप टेबल में देख सकते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन जो था वो रूलर बना 1236 में, वाइल इल्तुतमिश had appointed रजिया एज द सक्सेसर. मुबारक खान became the Sultan of Delhi by the name of Muhammad Khalji in 1316 by Firoz Shah Tughlaq ruled over in Delhi from 1351 to 1388, and Alam Shah of Sayyid dynasty ruled over Delhi 1445 to 1451. Next here is Ainul Mulk Multani did not serve under which of the following rulers. तो ainul mulk मुल्तानी ने इनमें से कौन से रूलर के अंदर सर्व नहीं किया? ओके,
So he did not rule over Iltutmish. Ainul Mulk मुल्तानी सर्व्ड अंडर अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक। ओके, ये खलजी के टाइम पे रहा, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे रहा, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश पहले ही था। इन 1305 अलाउद्दीन खलजी 1305 अलाउद्दीन खलजी सेंट ऐनुल मुल्क मुल्तानी टू सेंट्रल इंडिया वेयर ही कॉन्कर्ड मालवा। तो अलाउद्दीन खलजी ने ऐनुल मुल्क मुल्तानी को सेंट्रल इंडिया भेजे, जहाँ पे उसने मालवा को कॉन्कर किया। इन हिज लास्ट डेज ही वॉज बिजी इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ। Which one of the following is not correctly matched? Rana Hammir Mewar, Rana Chanda Marwar, then Malik Raza Faruqi Khandesh, Malik Raza Faruqi Khandesh, and Malik Sarwar ख्वाजा जहान मालवा। तो ये बोल रहे हैं कि जो लास्ट वाला जो है ये मलिक सरवार ख्वाजा का, ये गलत मेंशन्ड है, बाकी ऑल आर करेक्ट। राणा हमीर मेवाड़ में थे, चुंडा मारवाड़ में थे, राजा फारूकी खानदेश में थे। तो जौनपुर सल्तनत वॉज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया बिटवीन 1394 टू 1479 और उसको रूल किया था शर्की डायनेस्टी के द्वारा एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1394 बाय ख्वाजा ए जहान मल्क सरवर। Also a former wazir of Sultan Nasruddin Muhammad Shah IV Tughlaq, hence except option D all are correct। ठीक है, तो ये जो थे ये मलिक सरवर ख्वाजा ए जहाँ मलिक सरवर ये फॉर्मर वज़ीर थे नसरुद्दीन महमूद शाह के, इसीलिए ऑप्शन डी जो होता है वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, सो दीज वर द सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी एंड स्लेव डायनेस्टी के ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, एक दो की उसने, सॉरी स्लेव नहीं, सैयद डायनेस्टी की किसने टेक ओवर किया, तो ये हो जाते हैं सैयद डायनेस्टी आपके। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? ही वाज द कमांडर ऑफ मंगोल खिज्र। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। लोधी डायनेस्टी में कितने क्वेश्चन हैं देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 12 ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम लोधी डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये डायनेस्टीज़ आज सारी कंप्लीट हो जाएंगी दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद बीच का कुछ विजयनगर एम्पायर वगैरह होगा एंड देन वी विल कम टू मुगल्स। ठीक, सो कीप रिवाइजिंग एवरी फैक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है ये, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट आप इसको रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू एलिमिनेट। सो कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, जय हिंद।